हेलो फ्रेंड्स एंड ये स्टूडेंट्स, मैं हूं भरत कुमार और हमेशा की तरह महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आपके सामने हाजिर हुई वीएनवाई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। तो हम देखने वाले बीए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 2 हैं और इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ज़रूरी यानी स्पेशल तो है फर्स्ट ईयर के, लेकिन उनके लिए भी ज़रूरी है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना चाहते हैं, जो क्षेत्रीय दलों को समझना चाहते हैं, उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पे हैं। और जब हम ये शुरू करें तो इससे पहले ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है, तो इसको ज़रूर शेयर करें और लाइक भी ज़रूर कर दें। तो हम बात करते हैं राजनीतिक दल, और विशेषतः जो ये दल मैं आज बता रहा हूँ वे क्षेत्रीय दलों की प्रकृति में भी आते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहला जो दल है वो है जनता दल। अब ये मैंने आपको यहाँ पे जो नोट्स किए हैं वो इसलिए नोट्स किए ताकि जब पढ़ाऊँ तो आप इस चीज़ को नोट करें और चाहे तो इसको वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस पार्टी और इस लेसन इस वीडियो के काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको करने चाहिए अपने। तो बात करते हैं पहली जनता दल, ठीक है। तो जनता दल की जब शुरुआत की हम बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग यहीं से शुरू करते हैं कि 1989 में वीपी सिंह ने इसका गठन किया था। किसका? इसका यानी इसके नेतृत्व में, वीपी सिंह के नेतृत्व में इस पार्टी का गठन हुआ था। और 1989 से 2000 के मध्य ये पार्टी बिखरी, टूटी, फिर वापस बिखरती गई। यानी कहते हैं ना, ये पार्टी बिखर जाती है फिर वापस उससे निकल के सदस्य नई पार्टी बनाते। तो इस दौरान उसका 89 से 2000 के मध्य ये दौर चलता रहा, बिखरती रही, बनती रही। लेकिन 2009 से शरद पवार इसके अध्यक्ष बने। कौन बने? शरद पवार इसके अध्यक्ष बने। और ये पार्टी कहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है? बिहार में ज़्यादा प्रभावशाली है। और इसके बिहार में इन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में 2010 में एनडीए के समर्थन से इसने सरकार यानी जो चुनाव जीता और 16वीं लोकसभा में भी चुनाव जीत सकती थी, बहुत अच्छे ले सकती थी। लेकिन 16वीं लोकसभा में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना, राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी, इसने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। तो इससे जो नीतीश कुमार थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने एनडीए से अलग हो गए। ये जो जनता दल था वो एनडीए से अलग हो गया और फिर जब लोकसभा का चुनाव लड़ा तो इसको करारी हार मिली और सिर्फ मात्र दो ही सीटें ये जीत पाई थी। इसके बाद जब 17वीं लोकसभा, ये वर्तमान 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है ना, 17वीं लोकसभा में इसने जेडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और इस तरह से इसने कितनी सीटें जीती? 16 सीटों पर सफलता प्राप्त की थी। तो ये तो था अपनी जनता दल का महत्वपूर्ण जो सारांश आपके सामने प्रेजेंट किया मैंने। फिर दूसरा जो दल है वो है समाजवादी पार्टी। हाँ बिल्कुल, आप समाजवादी पार्टी नाम सुनते ही मुलायम सिंह जी का नाम याद आता है। बिल्कुल ये उससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इसका गठन 1990 में हुआ था और 3 व्यक्ति थे, चंद्रशेखर, देवीलाल और मुलायम सिंह। 3 व्यक्तियों ने मिलकर इस पार्टी का गठन किया था। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पार्टी से चंद्रशेखर और देवीलाल अलग हो गए और इस पार्टी का मुलायम सिंह जी ने वापस पुनः गठन किया। और अक्टूबर कब किया? अक्टूबर 1992 को नवीन समाजवादी पार्टी के रूप में इसका गठन किया। और ये समाजवादी पार्टी किस विचारधाराओं को महत्व देती है? तो ये समाजवादी पार्टी है वो समाजवाद यानी सोशलिज्म को बनाना चाहती है, धर्म के प्रति भेदभाव न रखते हुए धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना चाहती है और लोकतंत्र इनका आदर्श है। तो ये चीज़ें इनकी पार्टी में शामिल है, इसको लेकर ये चलती हैं। और इसका जो कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये पार्टी कहाँ पर? यूपी में। समाजवादी पार्टी कहाँ पे है? यूपी में। जैसे अखिलेश यादव वो भी इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश से। और इसने यानी सपा का मतलब होता है समाजवादी पार्टी, इसने 2017 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती थी? 47 सीटें। ध्यान रखिएगा, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, जो क्षेत्रीय दल है उसकी विधानसभा में। फिर क्या होता है कि मतलब ये अपनी ऊंचाइयों पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन इनकी पार्टी के संगठन और उनकी पारिवारिक कलह की वजह से ये पार्टी दूसरी पार्टियों के सामने धूमिल हो जाती है, छवि खराब हो जाती है। और इस वजह से यानी पारिवारिक कलह से 2019 में जब 17वीं लोकसभा का जो चुनाव लड़ा जाता है तो इसमें यह सपा और बसपा दोनों मिलकर लड़ते हैं। लेकिन फिर भी ये कितनी सीटें जीतते हैं? 5 सीटें, क्योंकि इसकी छवियाँ हैं वो खराब हो जाती है। और इस तरह से ये पार्टी वर्तमान में 5 सीटों के साथ 17वीं लोकसभा में मौजूद है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण पार्टी है, अकाली दल। बिल्कुल, अकाली दल पंजाब से रिलेटेड ये क्षेत्रीय दल हैं। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल इसका पूरा नाम है और पंजाब
इसका गढ़ है, क्षेत्रीय दल है तो पंजाब इसका गढ़ है। और ये पार्टी किस विचारधारा को लेकर चलती है, यानी कौन सी विचारधारा जो इस पार्टी में मजबूत है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे है कि संघीय स्वरूप यानी केंद्र राज्य के मध्य जो संगठन जो बना हुआ है कि केंद्र अपने हद में रहे, राज्य को भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या दी जाए, स्वायत्ता दी जाए। तो ये पार्टी का मोटो है कि केंद्र है वो संघ की व्यवस्था का ढांचे को बनाए रखें, राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वायत्ता दें, छूट दें, और जो अल्पसंख्यक यानी जो सिख, स्पेशली जो सिख धर्म के लोग हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करें। तो ये पार्टी इन अल्पसंख्यक हितों और इन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को लेकर ये पार्टी हर बार मैदान में उतरती है। और 2012 की जब बात करें तो इस पार्टी ने भाजपा यानी एनडीए, भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन रचा था, लेकिन वैसे अच्छा रहा इसके कि इन्होंने विधानसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। यानी ये पहली बार मौका था जब पंजाब में स्पष्ट बहुमत के साथ इस अकेली पार्टी ने सरकार बनाई थी, वो भी किसके गठन से, भाजपा के गठन से। और फिर जब 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तो 17वीं लोकसभा में इस दल ने मात्र 2 सीटें ही प्राप्त की, क्योंकि इनके मध्य मतभेद हो गया और इस दल ने सिर्फ 2 सीटें प्राप्त की। तो इस तरह से ये है शिरोमणि दल की महत्वपूर्ण बात है जो एग्जाम में इन्हीं को हाईलाइट करना है आपको भी। फिर आती है नेक्स्ट जो क्षेत्रीय पार्टी है डीएमके, पूरा नाम है द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, ये तमिलनाडु क्षेत्रीय पार्टी है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो गठन है 1949 में CS अन्नादुराई ने मतलब ये पार्टी जो है वह उससे निकल के बनती है। किससे निकल के बनती है? 1949 में CS अन्नादुराई से DK से अलग होकर यह पार्टी DMK की स्थापना करती है। मतलब ये जो अन्नादुराई है उसकी एक पार्टी थी, DK, उससे निकल कर ये पार्टी है वो नवीन पार्टी बनती है और इस तरह से इसका नाम बनता है DMK। तो ये ध्यान रखिएगा कब ये नई पार्टी बनती है, 1949 से, ठीक है ना। DK से निकलकर DMK, द्रविड़ यहाँ पे लिखा द्रविड़ कड़गम था, लेकिन जब अलग होती है तो नाम आता है DMK यानी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम। और द्रविड़, अब इस पार्टी की जैसे बात करते हैं तो उद्देश्य क्या, विचारधारा किया है, तो द्रविड़ परंपरा एवं संस्कृति को बनाए रखना, और साथ ही साथ वहाँ पे तमिल की पार्टी है तो तमिल समुदाय और उनके हितों को बनाए रखने के लिए ये उनके हितों की बात करती है और वोट जीतती है। और साथ ही साथ ये कहती हैं कि केंद्र है वो राज्यों को ज़्यादा छूट दे, स्वायत्ता, ठीक है, ये भी इस पार्टी का मकसद है। और इस पार्टी ने उसके तमिल एरिया में, उस क्षेत्रीय दल में ये पार्टी क्यों ज़्यादा शक्तिशाली हुई, क्योंकि इस पार्टी ने हिंदी को विरोधी माना और कहा कि हिंदी भाषा को हम यहाँ पे जमने नहीं देंगे। इस तरह से जो वहाँ के क्षेत्रीय लोकल लोग थे इन्होंने इस पार्टी का समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि ये सोचती थी कि हमारी पार्टी है और ये यहाँ पर हिंदी जैसे इलाके, हिंदी भाषा, हिंदी महत्व को रोकेगी, तो ये हमारे हित वाली पार्टी। इस तरह से इसने हिंदी विरोधी की पहचान बनाते हुए काफ़ी हद तक वहाँ पे चुनावी क्षेत्र में जीत भी प्राप्त की। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो 2004 में DMK प्रभावी पार्टी बनकर उभरी, और लेकिन फिर क्या होता है, एक बार जब छवि ऊपर हो जाती है तो इस पार्टी ने भ्रष्टाचार है, किसी कारण से ये भ्रष्टाचार में इसके मंत्री और तंत्री यानी दोनों भ्रष्टाचार में जब पकड़े गए तो 2013 में सप्रग यानी इसका नाम है UPA, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कांग्रेस के गठबंधन वाली पार्टी ने जब 2004 में तो जबरदस्त अच्छा सा काम किया, लेकिन 2013 में जब भ्रष्टाचार में पकड़ी जाती है तो कांग्रेस इसके हाथ छोड़ देती है और ये पार्टी है वो मझदार में गिर जाती है। इस तरह से 2019 में जब 17वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो इस पार्टी ने सिर्फ 23 सीटें ही जीती। तो इस तरह से ये पार्टी अपने आप में कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने दल है वो यहाँ पे बताएं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट दल जो मैं आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्षेत्रीय दल, जिनको आप जल्दी से नोट कर दीजिएगा क्योंकि ये तो मैंने पहले ही नोट किया था, अब आपको नोट करना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आते रहते हैं, तो इसलिए नोट्स हैं वो आप खुद बनाएंगे, किसी के दूसरे के नोट्स आपके नोट्स वो नहीं होते हैं, आपके खुद के बनाए नोट्स ही आपके काम आएंगे, ठीक है। तो वो आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट पार्टी है, जैसे हम बात करें तेलुगु देशम,
ठीक है ना। ये नवीन पार्टी है जिसकी क्षेत्रीय पार्टी जिसको लेकर हम यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा तेलुगु देशम पार्टी है। ये बात करें तो इसका क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र इलाके के अंतर्गत ये पार्टी ज़्यादा प्रभावी है, तो ध्यान रखना AP यानी आंध्र प्रदेश। कहाँ से ये प्रभावी पार्टी के रूप में उभरी हुई है, आंध्र प्रदेश से उभरी हुई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1982 के प्रारंभिक महीनों में इस पार्टी की स्थापना हुई थी, और इस पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1982 में, तो किसने की थी इस पार्टी की स्थापना, तो ध्यान रखना NT रामाराव, याद रखिएगा NT रामाराव यानी NTR। जैसे कि आज NTR जो हीरो हैं उस कहीं ना कहीं वे इनके पेरेंट्स ही या उनके पेरेंट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो 1982 में NT रामाराव तेलुगु भाषा के समाचार पत्र ई नायडू के संपादक थी रामोजी राव और P उपेंद्र की भूमिका के तहत इस पार्टी की स्थापना होती है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखिएगा, अपनी स्थापना के समय इनके बाद चुनाव में तेलुगु देशम का सबसे बड़ा नारा था तेलुगु आत्मगौरव की रक्षा। तेलुगु आत्मगौरव के तेलुगु भाषी लोगों को ये संरक्षण देने की बात कहती थी। तेलुगु देशम युद्धबंदी से पीड़ित थी और NTR के जीवन काल में 1995 के मध्य तेलुगु देशम में वह 2 भागों में बढ़ जाती हैं, जिसमें एक है NTR की मृत्यु के बाद इन 2 गुटों को जो नाम मिले वह तेलुगु देशम नायडू गुट और तेलुगु देशम पार्वती गुट। इस तरह से 11वीं लोकसभा के चुनाव में नायडू गुट ने काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त कर दी। इस प्रकार जनता और चुनाव आयोग ने भी नायडू गुट को तेलुगु देशम का उत्तराधिकारी माना। तो जब ये टुकड़े हो जाते हैं तो इसके जो नायडू होते हैं, नायडू, ठीक है ना, तो जो नायडू हैं उसके नेतृत्व में ये जो नायडू ग्रुप है उसको ही वास्तविक माना गया कि अब ये टूटी हुई पार्टी से तेलुगु देशम किसे नाम दिया जाएगा, वो दिया जाएगा नायडू गुट को। तो इस तरह से ये पार्टी अस्तित्व में आ जाती है। और 1988 से 2003 में तेलुगु देशम के सर्वोच्च नेता और आंध्र प्रदेश के प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्यों के लिए स्वायत्ता यानी इसका उद्देश्य स्वायत्ता, विशेषतः वित्तीय स्वायत्ता पर बल देने की बात करते हैं। और इस तरह से ये पार्टी अपने बहुमुखी विकास की भी बात करती है। और आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्र लोकसभा चुनाव में परिणाम में मिला जुला परिणाम मिला था इसको, लेकिन 16वीं लोकसभा में इसने काफ़ी अच्छी सीटें जीती थी। और जब बारी आती है कि वर्तमान में इस पार्टी ने अपने आंध्र इलाके में महत्वपूर्ण जीत प्राप्त की हुई और ये पार्टी और इसी पार्टी का मुख्यमंत्री भी वहाँ पे मौजूद है। और 2019 में जब 70वां लोकसभा चुनाव हुआ तो तेलुगु देशम ने कुछ विवादों के चलते इसने भाजपा से नाता तोड़ दिया था, तब इस पार्टी को नुकसान भरना पड़ा। यानी जब 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ तो इस नायडू पार्टी ने भाजपा के गठबंधन वाला साथ छोड़ दिया और इस वजह से इस पार्टी ने लोकसभा में 17वीं लोकसभा थी, जो 17वीं लोकसभा में सिर्फ कितनी सीटें जीती इसने, 3 सीटें। और इसके वहाँ का जो विधानसभा चुनाव जो हुआ उस विधानसभा चुनाव में इसने 175 स्थायी विधानसभा चुनावों में से यानी टोटल वहाँ पे जो सीटें 175 उसमें से सिर्फ 23 सीटें ही जीती। इस तरह से ये पार्टी वर्तमान में काफ़ी संकट काल की स्थिति में भी है। तो ये पार्टी थी तेलुगु देशम। अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरी पार्टी जिसको लेकर आपको पता होगा, तृणमूल कांग्रेस, जिसको तृणमूल के भी कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस। हाँ बिल्कुल, ममता बनर्जी की पार्टी। तो इस पार्टी को हम जानते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्टी है। पश्चिमी बंगाल इसका एरिया है, मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ। इस पार्टी से जुड़े हुए हैं बनर्जी, आप पूरा नाम ही लिख लेते हैं हम यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, ममता बनर्जी। और इस पार्टी का कार्य क्षेत्र है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल इस पार्टी का कार्य क्षेत्र है। और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से कांग्रेस दल के सबसे अधिक जुझारू नेता रही, यानी ये कांग्रेस से संबंधित और काफ़ी प्रभावशील पार्टी हुआ करी है। और मार्क्सवादी दल पश्चिम बंगाल की मार्क्सवादी सरकार का विरोध इनकी राजनीति का प्रमुख अंग है। इसका प्रमुख अंग मार्क्सवादी दल का विरोध। वहाँ पे जो मार्क्सवादी दल प्रभावी है उस मार्क्सवादी दल का विरोध करना, उसको सत्ता में नहीं आने देना, ये इस पार्टी का ध्येय है, वाक्य है। अब बात करें तो ममता बनर्जी ने सदैव इस बात से आक्रोशित रही है कि कांग्रेस दल का एक भाग मार्क्सवादी दल आवश्यक रूप से सक्रिय विरोधी न रहा है। और इस वजह से 1998 के प्रारंभिक दिनों में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से भी संबंध तोड़ दिया, क्योंकि कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी का जो संबंध देखा गया इस वजह से इसने उनका साथ छोड़ दिया। और फिर ममता बनर्जी ने कांग्रेस से संबंध तोड़कर 1998 के अंदर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। तो अब इसकी स्थापना वास्तविक रूप में कब होती है?
98 में, क्योंकि इससे पहले ये कांग्रेस के साथ होती है, लेकिन जब कांग्रेस इनके साथ नावफाई या बेवफाई जैसा माहौल या ताल्लुक़ करती है तब ये पार्टी अलग हो जाती है। इस तरह से इस पार्टी का उद्देश्य है और कार्यक्रम है कि वामपंथी मोर्चे या मार्क्सवादी दल को पश्चिमी बंगाल से सत्ता संयुक्त करना, यानी सत्ता से बाहर निकाल देना और अपनी सरकार बनाना। तृणमूल ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कभी भाजपा, ठीक है ना, राजग और कभी कांग्रेस के साथ सहयोग किया। यानी ये पार्टी जो जब मतलब होती थी अवसरवादी थी, वो किसी बड़े पार्टी से जुड़ जाया करती थी। अब 2007 की जब बात करें तो इसे कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं मिलती है, लेकिन 2011 के जब विधानसभा चुनाव होता है तो तृणमूल कांग्रेस है वो ममता बनर्जी के नेतृत्व, जुझारू नेतृत्व में काफ़ी ज़बरदस्त सीटें और चुनाव में काफ़ी ज़बरदस्त सफलता हासिल करती है और इसी के साथ ममता बनर्जी है वो पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री बनती है। लेकिन जब बात करें काफ़ी विवादों की वजह से भी बात करें, फिर भी ये पार्टी मजबूत रही है। लेकिन 2019 के जब 17वीं लोकसभा की बात आती है तो इसने मात्र 22 सीटें ही जीती थी और आज राज्य में बढ़ रही भाजपा के जन आधार से चिंतित है। तो ये पार्टी ध्यान रखिएगा, 2019 में यह पार्टी है इसने लोकसभा में सिर्फ 22 सीटें ही जीती है और इस पार्टी को अब नहीं, पहले मार्क्सवादी का विरोध, अभी इस पार्टी को ये चिंता है कि जो भाजपा है वो इसके एरिया में बढ़ रही है और इसको बाहर निकालना है। इस तरह से ये दल है वो काम करती है। फिर नेक्स्ट आज लास्ट बात करें शिवसेना। कौन से दल की बात करें? शिवसेना की बात करें। शिवसेना जो कहाँ पे प्रभावी है? महाराष्ट्र के अंदर एक प्रभावी दल के रूप में कार्य कर रहा है। तो शिवसेना महाराष्ट्र और दादर नागर हवेली भी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है दादर नागर हवेली। दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें प्रभावी है और इस तरह से ये पार्टी प्रभावशाली है। और शिवसेना एक हिंदूवादी पार्टी है तो यहाँ पे एक इसके स्पेशलाइज हो जाएगा कि ये हिंदुत्व पार्टी है। क्या है? हिंदुत्व पार्टी, यानी हिंदू और हिंदू से जुड़े विचारों को ज़्यादा महत्व देती है। इसी तरह से यह पार्टी किसके साथ जुड़ी हुई है? भाजपा के साथ। भाजपा के साथ गठबंधन होकर ये पार्टी चुनाव में आती है और काफ़ी प्रभावशाली सीटें भी जीतती है। तो 1988 में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन होता है। कब होता है इनका गठबंधन? 1988 में जब इनका गठबंधन होता है तो इसके साथ ये पार्टी महाराष्ट्र में ज़बरदस्त सीटें जीत के सफलता में भी आ जाती है और 11वीं लोकसभा के चुनाव 1996 में इस गठबंधन को भारी सफलता मिलती है। 11वीं लोकसभा में इस गठबंधन को काफ़ी बेमिसाल सफलता मिलती है और ये पार्टी राज करती है 1996 में महाराष्ट्र के अंतर्गत। और इस पार्टी के इस प्रभावशाली नेतृत्व की वजह से ये पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। 16वीं लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में कांग्रेस राजपा का गठबंधन स्थापित होने के बावजूद भाजपा शिवसेना का जो गठबंधन है वो ठोस प्रभावी साबित होता है और सरकार भी यही बनाता है। लेकिन अगर बात करें कि 17वीं लोकसभा की, जो 17वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में यह पार्टी भले थोड़े मनमुटाव हो जाए, लेकिन यह पार्टी 17वीं लोकसभा और 16वीं लोकसभा में लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें जीतती है? 18 सीटें जीतकर ये अपनी स्थिति बरकरार रखती हैं। इस तरह से नवीन पार्टी को अगर देखें आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी की स्थापना है अरविंद केजरीवाल के विचारों से होती है और इस पार्टी की घोषणा 2012 में होती है। अगर आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं आप 2012 में, और इसके प्रमुख है अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे के समर्थन में इस पार्टी को पहचान मिलती है। अरविंद केजरीवाल इस पार्टी के प्रमुख रहते हैं और ये पार्टी दिल्ली के आसपास एरिया को ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है और महत्वपूर्ण सीटें हासिल करती है। 2017 के पंजाब में भी ये आम आदमी पार्टी है वो 20 सीटें जीत जाती है, यानी ये धीरे धीरे पंजाब के क्षेत्र में भी प्रभावी हो जाती है। और 2019 के 17वीं लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को मात्र 1 सीटें ही मिलती हैं। 17वीं लोकसभा में कितनी सीटें मिलती है? इसको 1 सीट ही मिल पाती है। इस तरह से ये पार्टी धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ रही है, लेकिन नई पार्टी के रूप में। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों को यहाँ पे समझा है। कुछ चीज़ें शॉर्ट में भी आपको समझाई है जो ज़रूरी है और जो ज़रूरी था वो लंबे से भी समझा दिया है। अब इस क्लास की जो महत्वपूर्ण बात है नोट कर दीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दोबारा ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।